After watching the Odyssey, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लवे सीरीज सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन का। हेलो एवरीवन, फाइनली आज बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट मास्टरपीस दी ओडिसी की। ऐसी मूवी जो स्टार्ट टू एंड सिर्फ आईमैक्स कैमरे में शूट हुई है। एब्सोल्यूट सिनेमा, प्योर डोज ऑफ नोलन मैजिक। जैसे कि मेरे शहर में आईमैक्स नहीं है और आप देखकर भी ना सब्सक्राइब करने वाली ऑडियंस है, आपकी वजह से मुझ जैसे एक गरीब क्रिएटर को उस चमचमाते हुए आईमैक्स थिएटर में जाकर इस मूवी को एक्सपीरियंस करने का सपना ही रह गया। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। बट मेरे अंदर नोलन का कीड़ा, मूवी का कीड़ा तो है, तो मैं जाऊंगी। मैं माय लाइफ माय रूल, मतलब मैं जाऊंगा। और मैं गया और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आया और सरप्राइजिंगली दी ओडिसी के विजुअल ने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। उल्टा इसने मुझे गोंद से चिपका कर रखा था अपने सीट पर, विच प्रूव्स कि क्रिस्टोफर नोलन को आज के जमाने का लेजेंडरी फिल्म मेकर क्यों कहा जाता है। ओडिसी एक मास्टरपीस है इन माय ओपिनियन, जिसने नोलन की लास्ट फिल्म ओपेनहाइमर को भी सरपास कर दिया है। ये लगभग 3 घंटे की होकर भी लंबी बिल्कुल फील नहीं होती। इतनी ग्रिपिंग, एंगेजिंग, थ्रिलिंग, सर्वाइविंग और ब्रूटल जर्नी ओडिसियस की मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। हाय हाय, इतना सुकून। स्टोरी की गहराई में जाने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, क्योंकि इस होमवर्क के बिना आपको मूवी उतनी एंगेजिंग नहीं लगेगी जितनी ये एक्चुअल में है। दी ओडिसी फिल्म इंस्पायर है होमर की लिखी हुई कहानियों से। होमर जो एक ग्रीक पोएट था, उसकी 2 एपिक पोएम्स हैं, द इलियड एंड द ओडिसी। द इलियड फोकस करती है ट्रोजन वॉर की कहानी। ट्रॉय का 10 साल का सीज शुरू होता है हेलेना के अपहरण से, जहां एक रानी हेलेना के लिए पूरी दुनिया लड़ पड़ी थी। और लड़ते हैं लेजेंड्स जैसे एक्किलिस, मेनोलस, अगामेम्नॉन और हमारा हीरो ओडेसियस, इथाका का राजा, जिन्होंने ट्रॉय के इनपेनिट्रेबल दीवारों को भेदने की कोशिश की अपनी चालाक रणनीति से। और भेजा था एक लकड़ी का घोड़ा, एक हार की निशानी की तरह। उस घोड़े में छुपे हुए थे स्पार्टा के सिपाही और अपना ओडेसियस, जिसके किले के अंदर आते ही ट्रॉय का पतन और विनाश शुरू हो गया। ये कहानी थी क्रोध, गौरव और अभिमान की भारी कीमत चुकाने की। फिर आती है होमर की ओडिसी। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ये वॉर खत्म हुई थी। ट्रॉय गिर चुका है, लेकिन ओडिसियस को घर आना है और वो इतना आसान भी नहीं है। वो 10 साल और समंदर में भटकता है, राक्षस, ईश्वर, शोक, लालच, भय, आशा, धैर्य और अपने ही पश्चाताप से लड़ते हुए बस अपनी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलेमाकस तक वापस पहुंचने की कोशिश में। असल में ओडिसी मॉन्स्टर्स या गॉड्स के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि वॉर के बाद खुद को और अपने घर तक वापस आने में एक इंसान को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, ये एक वॉरियर, एक किंग, एक इंसान की घर लौटने की कहानी है। अब बिना किसी देरी के अब बात करते हैं फिल्म के डिटेल्स की और डिस्कस करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस फिल्म की कुछ कड़क बातों की। नोलन डिड इट अगेन। क्रिस्टोफर नोलन ने फिर से प्रूव कर दिया है कि उनको माइंड बेंड करने के लिए हमेशा टाइम ट्रैवल या फिजिक्स की जरूरत नहीं है। ये उनकी सबसे सिंपलेस्ट पर इमोशनली पावरफुल फिल्म है। नोलन ने मैट डेमन से एक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस निकाला है जो दिखता है स्क्रीन पर, और ट्रू मैस्कुलिनिटी क्या होता है। आजकल के न्यूबी डायरेक्टर्स के टॉक्सिक और चेस्ट थम्पिंग अल्फा इमेज की बजाय यहाँ डेमन का कैरेक्टर अपने पेन, सैक्रिफाइस, ग्रीव और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। ये एक टूटे हुए इंसान की जर्नी है जो अपनी फैमिली के लिए हर लिमिट क्रॉस कर देता है, जो डीपली रेजोनेट भी होती है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। फर्स्ट हाफ इज एब्सोल्यूट हॉरर इन अ गुड सेंस। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नोलन एक हॉरर शोकेस इतने बढ़िया तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में उन्होंने एक हॉन्टिंग, ईरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और समंदर के बीचों बीच फियर ऑफ द अननोन को परफेक्टली कैप्चर किया है। साइक्लोप्स वाला सीक्वेंस इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक और टेरिफाइंग है कि आपकी सांस अटक जाएगी। सच बोलूं तो ये देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि नोलन की नेक्स्ट फिल्म एक प्योर हॉरर मूवी हो, क्योंकि वो इस जॉनर में भी मास्टर है। मास्टर है मास्टर। एक्टिंग मास्टर क्लास,
हर एक एक्टर ने इस मूवी में अपना पार्ट परफेक्टली प्ले किया है, इतनी की कास्टिंग कंट्रोवर्सी के मुंह पे एक जोर का तमाचा लगाया है। मैट डेमन ने पूरी मूवी में एज ओडेसियस एक एंकर की तरह अपने कैरेक्टर को संभाले रखा है और अपनी करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है। पहले ऑनलाइन बहुत रोना धोना था कि एलियट पेज एक ट्रांस एक्टर होते हुए भी को एक ग्रीक का रोल देना, या लुपिता नियोंग एक ब्लैक एक्ट्रेस होते हुए भी क्वीन हेलेन के लिए कास्ट करना, और ट्रेविस स्कॉट का कैमियो भी। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको बॉदर नहीं करती। इस फिल्म की कास्टिंग चॉइस ने स्टोरी लाइन या मूवी के फ्लो को 1% भी हैम्पर नहीं किया है। क्यों हिला डाला ना। इमर्सिव कलर पैलेट एंड सिनेमेटोग्राफी, मूवी का विजुअल अपील इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब कुछ बहुत रियल और अलाइव फील होता है। सिनेमेटोग्राफर होयटे वैन होयटेमा और क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने ब्रॉन्ज एज को दिखाने के लिए बेस्ट लाइटिंग, फ्रेम्स और कलर करेक्शन यूज किया है, वो भी बिना किसी ओवर द टॉप CGI के। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसी लगती है जहां शैडोज और नेचुरल लाइट को मास्टरफुली यूज किया गया हो। आप लिटरली उस एरा की ग्रिड और रॉनेस को स्क्रीन पर फील कर सकते हो। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लुडविग गोरांसॉन स्लो पॉइजन म्यूजिक, बाकी नोलन के मूवीज के लाउड और बोम्बास्टिक म्यूजिक से अलग इस बार लुडविग का स्कोर एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे मूवी पे हावी होने लगता है। उन्होंने एरा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, नेचर की आवाजें और सराउंडिंग को म्यूजिक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज किया है। ये म्यूजिक बिल्कुल ओवरपावरिंग नहीं है, बल्कि मूवी के एरी और ग्रिपिंग प्लॉट के साथ साथ परफेक्टली मैच करती है। वाह वाह का आवाज है, वाह। क्लाइमैक्स स्टील्स द शो, मूवी का आखिरी हिस्सा किसी देसी मास मसाला मूवी की तरह है, बट ऑफ कोर्स विद अ क्लासी नोलन टच। जब ओडेसियस फाइनल रिवेंज लेता है तो एक्शन और इमोशन का जो ब्लेंड देखने मिलता है वो माइंड ब्लोइंग है। ये क्लाइमैक्स 3 घंटे के बिल्डअप को एक एक्सप्लोसिव और डीपली सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन देता है। ये आपसे तालियां भी बजवाएगा और आपको कंप्लीटली स्पीचलेस भी कर देगा। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। अब बात करेंगे इस फिल्म के कुछ नरम बातों की। टॉम हॉलैंड अंडर परफॉर्म। देखो, टॉम हॉलैंड एक बहुत बढ़िया एक्टर है, पर इस मूवी में कहीं ना कहीं वो अपने कैरेक्टर से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। ऐसा लगा कि वो उस डार्क और ब्रूटल ब्रॉन्ज एज वाले एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाया। उसके कैरेक्टर का आर्क थोड़ा अनफिनिश्ड लगा। सोचो अगर अपना पीटर पाकर ओडेसियस को ढूंढते हुए उसे कैलिप्टो के साथ देख लेता तो। मिसिंग आइकॉनिक म्यूजिकल थीम, मूवी का म्यूजिक एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट है, पर इसमें वो एक मेमोरेबल या रिमार्केबल थीम म्यूजिक मिसिंग है जो हम क्रिस्टोफर नोलन की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या ओपेनहाइमर में था। एक ऐसी धुन जो आपके दिमाग में बस जाती है और प्लेलिस्ट में चली जाती है। द ओडेसी का म्यूजिक फिल्म के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है, पर थिएटर से बाहर निकलने के बाद आप उसे भूल जाते हैं। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 ट्रोजन हॉर्स आउट ऑफ 5। द ओडेसी इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी सिनी लवर्स। आप बैकग्राउंड जानते हो या ना जानते हो, ये फिल्म आपको इम्प्रेस जरूर करेगी। एंड इफ यू आर लकी इनफ, यू मस्ट चेक दिस आउट इन IMAX ओनली एंड डू टेल मी योर एक्सपीरियंस। तब तक मैं चला अपने इथाका। टिल देन, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो अच्छा लगे कर देना। बाय, धन्यवाद।